हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में। अपनी जो क्लास है वो अभी 12th है ही, ठीक है। 12th बोर्ड एंड फाउंडेशन, ठीक है। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, अपना जो लेसन है वो आपकी केमिस्ट्री बुक का लेसन नंबर 2 है, जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन वाले टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था अपना अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने बताया था ये विलयन की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं। अब देखिएगा, इसी के अंदर का एक टॉपिक आता है आपका कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान, और कई बार हेडिंग दी जाती है असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसी प्रकार यहां लिख सकते हैं आप एबनॉर्मल मोलर मास। कहने का मतलब है कि एक तो होती है आपके थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक होता है आपका प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कई बार क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो प्रेक्षित मान है, वो उनके सैद्धांतिक मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो सॉल्यूट, जो विलय आप मिला रहे थे, उस विलय का जो मोलर द्रव्यमान है वो उसके सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होगा आपको। उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या आएगी, अलग आएगी। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो है 60। अगर मान लीजिए अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 60 के स्थान पर भिन्न प्राप्त हो, अर्थात उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 60 से अलग आए, तब आप कहेंगे वो उसका असामान्य मोलर द्रव्यमान है, एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे उसे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करते समय जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो उसके सैद्धांतिक मान से भिन्न आती है। तो देखिएगा, दो घटनाएं हैं कि एक होता है संगुणन, एसोसिएशन, ठीक है, अणुओं का आपस में एकत्रित हो जाना, ये घटना कहलाती है एसोसिएशन। और दूसरा होता है वियोजन, डिसोसिएशन। एक अणु का अपने आयनों में विभक्त हो जाना, छोटे छोटे कणों में टूट जाना, वो हो जाएगा हमारा डिसोसिएशन, वियोजन।
अब कई बार क्या होता है, जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जब डालते हैं, विलय को किसी विलायक में जब घोलते हैं, विलय हो जाता है, उसके बाद क्या है कि विलय होने के बाद यदि वो अपने आयनों में टूट जाए तो वियोजन, और इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक साथ एकत्रित होकर बड़े बड़े पार्टिकल्स बना ले, तो वो प्रोसेस कराएगी आपके संगुणन या एसोसिएशन। इस कारण आपके द्वारा घोले गए मोल और विलयन में उपस्थित जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या आते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी कारण प्रेक्षित जो मान है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कह लो या फिर मोलर मास का कह लो, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से सैद्धांतिक मानों से क्या आता है, भिन्न आता है। तो देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल्स द्वारा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि किस तरीके से वियोजन और संगुणन के कारण आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान या फिर अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान प्राप्त होंगे। कि मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम विलायक लिया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया हुआ है आपने, इसमें आपने विलय किया 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, सहसंयोजी यौगिक है। ऐसी स्थिति में जब आप इसे सॉल्वेंट में जब विलय करेंगे तो ग्लूकोज जो है उसका ना तो संगुणन होगा ग्लूकोज पार्टिकल्स का, और ना ही ये अपने आयनों में वियोजित होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा घोले गए मोल और विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी, 1 मोल ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक मान और जो प्रेक्षित मान है वो चाहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करें आप, चाहे मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करें, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपने यहां लिया होता 1 मोल NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आपने सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लिया है और उसे डिसॉल्व किया है 1 किलोग्राम विलायक में। अब आप अगर यहां देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ऐसी स्थिति में ये वियोजित होगा सॉल्वेंट में जाने के बाद। सॉल्वेंट आप ये मान सकते हैं कि हमने वो सॉल्वेंट लिया है वो वाटर लिया है, जल, ठीक है। तो जल में NaCl को विलय करने के पश्चात ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और Cl-। 1 मोल NaCl से 1 मोल तो Na+ प्राप्त होगा और 1 मोल ही क्लोराइड आयन आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है जो कि आयनिक फॉर्म में है वो कितने हो जाएंगे आपके, 2 मोल्स। आपके द्वारा घोले गए मोलों की संख्या थी 1, तो ये तो ही थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन विलयन में उपस्थित पार्टिकल्स के मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल्स, ये हुई आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, जो प्रेक्षित मान है वो सैद्धांतिक मानों से क्या है, भिन्न। ऐसी स्थिति में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, अलग अलग आएगी। और इसी प्रकार मोलर द्रव्यमान जो थ्योरेटिकल है और सैद्धांतिक और जो प्रेक्षित आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। इसी प्रकार देखिएगा अगर आप एक मोल AlCl3 लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसे 1 लीटर जल में क्या करें, विलय करें, तो आपके द्वारा घोले गए मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल। लेकिन यहां देखें अगर इसका 100% 100% ये वियोजित हो तो एल्यूमिनियम का 1 आयन और क्लोराइड के 3 आयन ये दे रहा है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, ये 1 मोल आएगा और ये कितना आएगा, 3 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4 मोल्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सैद्धांतिक और ऑब्जर्व वैल्यू एक जैसी नहीं रहती है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, आपने एसिटिक अम्ल CH3COOH और इसे आप बेंजीन में घोले,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका ये CH3 है। एसिटिक अम्ल आयुर्वेद में बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इसे आप बेंजीन में डिजोल्व करें तो बेंजीन में डिजोल्व करने के पश्चात एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके द्वारा द्विलक डाइमर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द्विलक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और अगर देखिएगा वो द्विलक इस प्रकार से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH HOC CH3 डबल बॉन्ड। ये एसिड अम्ल का एक मॉलिक्यूल है, ये एसिड अम्ल का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये O उच्च विद्युत परमाणु है जिनके बीच में क्या आ रहा है H। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनके बीच में हाइड्रोजन आए तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कहलाता है द्विलक डाइमर। द्विलकीकरण कहलाएगी प्रोसेस डाइमराइजेशन। द्विलक, अब आप देखिएगा दो अणु मिलकर के एक अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। यदि ये प्रोसेस 100% हो तो ऐसी स्थिति में यदि आप एसिटिक अम्ल का एक मोल लें तो द्विलकीकरण के पश्चात विलयन में उसके कणों की जो संख्या है वो जस्ट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधा मोल आपको प्राप्त होगा। तो संगुणन के कारण प्रेक्षित जो मोल हैं उनकी संख्या सैद्धांतिक मोलों से क्या हो जाती है, कम। जबकि वियोजन की जो प्रोसेस है, डिसोसिएशन की जो प्रोसेस है, उसमें प्रेक्षित मोलों की संख्या सैद्धांतिक मोलों से हमेशा क्या आएगी, अधिक आएगी। ठीक है, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन और वियोजन की मात्राएं क्या हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, सैद्धांतिक मान या फिर मोलर द्रव्यमान के सामान्य असामान्य मानों के मध्य संबंध को व्यक्त किया था वान टॉप ने। ठीक है, उसने एक गुणांक बताया था, एक फैक्टर बताया था, वान टॉप फैक्टर के नाम से आप उसे जानते हैं। अब देखिएगा उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसकी सहायता से वियोजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। अब हम इसको टॉपिक में लिख सकते हैं, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य और सामान्य जो मान है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नॉर्मल और एबनॉर्मल जो वैल्यूज हैं, उनमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए वान टॉप द्वारा एक फैक्टर दिया गया जो वान टॉप गुणांक के नाम से जाना जाता है। इससे आप कई सारे फॉर्मूले हैं उनके द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिएगा उनमें से कुछ एक मैं यहाँ बताता हूं आप लोगों को कि वान टॉप फैक्टर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, इसे आई से, स्मॉल आई है, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, आई बराबर हो जाएगा विलेय, जो आपने बोला था, विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के अपेक्षित मोल डिवाइडेड बाई विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। यहां लिख सकते हैं आप, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां से वाल्टा पूर्णांक आई का मान कैलकुलेट किया जाता है विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको NaCl, आपने NaCl का कितना मोल लिया 1 मोल, ये हो गया इसका सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन ये डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, 1 मोल आएगा ये और 1 मोल आएगा ये, टोटल मोल कितने हो गए 2 मोल्स। ये हो गया इसकी प्रेक्षित वैल्यू। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो डिसोसिएशन है वो 100% है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा ये तो हो गई प्रेक्षित वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, ये हो गई सैद्धांतिक वैल्यू। तो NaCl के लिए यहाँ यदि आप वाल्टा पूर्णांक I कैलकुलेट करें तो I = प्रेक्षित मोलों की संख्या 2, सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1, तो वैल्यू आएगी आपके 2। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि एसिटिक अम्ल को जब आप बेंजीन में विलय करते हैं तो वो द्विलक बनाता है। अगर हम ये मान के चलें द्विलकीकरण की जो प्रक्रिया है, डाइमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो 100% हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसका 1 मोल लेके चले तो मैंने बताया था द्विलकीकरण के पश्चात उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ मोल, विट मीन्स 0.5 मोल। अगर 100% समूलन अर्थात एसोसिएशन हो जाए, ये एसिटिक अम्ल के लिए बता रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, मैंने बताया था इसे जब आप बेंजीन में डालेंगे तो क्या होगा, इसका द्विलकीकरण होगा, इसके दो अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ करके एक अणु में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो अणुओं की संख्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अब आधे मोल रह जाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्रेक्षित वैल्यू, प्रेक्षित मान, और ये हो गया इसका सैद्धांतिक मान। ऐसी स्थिति में यदि आप इसके लिए वाल्टा गुणांक निकालना चाहें तो I = प्रेक्षित मान 0.5, सैद्धांतिक मान 1, कितना आ जाएगा 0.5, इट मीन्स हाफ, 1/2। ये उस कंडीशन में है जब 100% द्विलकीकरण हो। ये चीजें आती हैं एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और अणुसंख्य गुणधर्मों के जो मान है वो इन्हीं कणों की संख्या पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और देखिएगा आप वाल्टा गुणांक को यहां से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, विलेय के प्रेक्षित मोल और सैद्धांतिक मोलों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वाल्टा गुणांक कहलाता है। अब आगे देखिए और किस तरीके से इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं। तो इट मीन्स ये जो कणों की संख्या है इसके आधार पर हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी लिख सकते हैं। तो I बराबर हो जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाई अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाय अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, इन दोनों का अनुपात भी वाल्टा गुणांक I को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिएगा अगर हम ले डेल्टा टीबी आपको याद होगा ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी या लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाय
डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मान, सैद्धांतिक मान। क्वथनांक उन्नयन का अपेक्षित मान डिवाइडेड बाई क्वथनांक उन्नयन का सैद्धांतिक मान। इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ हिमांक अवनमन, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक मान। एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, पाई, पाई आपको याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई पाई सैद्धांतिक थ्योरेटिकल। तो कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने ली हुई है, उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मानों का जो अनुपात होगा वो भी आई को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसकी अनुसंख्यक गुणधर्मों के जो अनुपात है प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों के, वो आई को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी स्थिति में हमने जितने भी ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ये सभी फॉर्मूलों को आपको आई से मल्टीप्लाई करना होगा अगर वियोजन या संगुणन की स्थिति हो। यदि विलेय को बोले जाने पर वियोजन या संगुणन ना हो तो ऐसी स्थिति में वांटा गुणांक आई का जो मान है वो 1 आएगा, क्योंकि यदि वियोजन या संगुणन ना हो तो विलेय के प्रेक्षित और सैद्धांतिक जो मोल होंगे उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसी स्थिति में वांटा गुणांक का मान क्या रहेगा, इक्वल बना रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने ये पढ़ा कि आनुषंगिक गुणधर्मों की सहायता से हमने विलेय का जो मूल्य द्रव्यमान है वो कैलकुलेट किया था। विलेय का मूल्य द्रव्यमान क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आनुषंगिक गुणधर्म है उनके मानों के व्युत्क्रमानुपाती था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसे लेकर के वांटा गुणांक आई कैलकुलेट करना चाहें तो आपका आई बराबर होगा विलेय का या विलेय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान एम ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये आएगा आपका सैद्धांतिक वैल्यू मोलर द्रव्यमान की और ये आएगी आपकी प्रेक्षित वैल्यू। इन दोनों का जो रेशो आएगा वो भी आपके वांटा गुणांक आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो वांटा गुणांक आई को सम्मिलित करते हुए आप लोग जो फॉर्मूले थे उन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वास्तव का अपेक्षित अनुमान था आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलेय, विलेय का मूलांश, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आई से, वांटा गुणांक। मैंने बताया कि वियोजन या संगुणन ना हो तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, आपके 1 रहेगी। इसी प्रकार ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपका। फॉर्मूला नंबर 2 डेल्टा टीबी बराबर था आपका केबी इंटू एम। केबी उन्नयन स्थिरांक था और एम आपके मोलिटी मोललता, ये आपका वांटा गुणांक आई, आई इंटू केबी इंटू एम हो गया फॉर्मूला। इसी प्रकार नंबर 3 डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू था आपका के एफ इंटू एम। इसी भी आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वांटा गुणांक आई वियोजन या संगुणन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 4th आपका था पाई, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो यहां आ जाएगा पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी, आई इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। इस टॉपिक पर कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, घर पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना एक बार, आपसे होते हैं तो अच्छा है, ना हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा।
देखिए अब टुडेज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। निम्न को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट के। इसमें ए आपको दिया हुआ है 1 NaCO, बी दिया हुआ है 1 ग्लूकोज, सी दिया हुआ है 1 K2SO4, ठीक है। और डी दिया हुआ है आपको 1 K4FeCnC, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। 4 क्वेश्चन दिए होंगे आप लोगों को, आपको इन्हें इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वांट ऑफ गुणांक क्या है? What is want of factor? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 20 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 100 ग्राम जल में विलय किया गया, ठीक है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ग्राम ऑफ CH3COOH is dissolved in 100 gram of water. Calculate the molality of सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।